देखो अपन ने पढ़ लिया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूरा। मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, प्राथमिक जनन अंग, उनको बोल दिया जाता है टेस्टिस। टेस्टिस संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं उसमें आ जाती है सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथियां और बाह्य जननांग। सहायक नलिकाओं में कौन कौन सी आ जाती हैं? शुक्रवाहक, शुक्रवाहिनियां, अधिवृषण। और सहायक ग्रंथियों में 3 ग्रंथियां आ जाती है। कौन कौन सी? शुक्राशय, पुरस्थ और कंदिमूत्र। पर बाह्य जननांग में आ जाते हैं पेनिस और स्क्रोटम। आज हम शुरू करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र जिसको भी बोला जाता है। अगला सिस्टम कौन सा सिस्टम है? मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र, इंग्लिश में इसको ही बोल दिया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बातें किसी को भी नहीं करनी है, सबकी नजरें सामने होनी चाहिए। सुन रहे हो ना तुम? नजरें सामने होनी चाहिए। जब मैं बोलता हूं तो मेरी तरफ नजरें होनी चाहिए, जब मैं समझाता हूं तो बोर्ड की तरफ होनी चाहिए अभी, और कहीं पे नजरें नहीं होनी चाहिए। जब मैं बोलता हूं पढ़ाई करनी तो पढ़ाई की किताबों में होनी चाहिए। तो अब कौन सा सिस्टम शुरू करने वाले हैं? मादा जनन तंत्र। जैसे हमने नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा था, वैसे ही हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मादा के बारे में। देखो, मादा जनन तंत्र में भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, प्राथमिक जनन अंग होते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, द्वितीय जनन अंग होते हैं। इनमें से किनमें से? इनमें से मुख्य या फिर आवश्यक जनन अंग कौन सा होता है? प्राथमिक होता है। और सहायक कौन सा होता है? कौन सा होता है? सेकेंडरी होता है। तो मादा के किसके? मादा के प्राथमिक जनन अंग का नाम बता दोगे? मैं लिख दूं यहाँ पे अंडाशय? लिख दिया। इंग्लिश में भी लिख दूं? ये लो। बताइए अंडाशय का नंबर कितना होता है? झूठ बोलते हो? एक जोड़ी होता है। जोड़ी रह गई तुम्हारी, ठीक है। अब बात करते हैं, बन भी नहीं पाएगी अभी, पढ़ाई पे ध्यान देंगे। सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन होते हैं इनको अपन 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। कर दूं क्या? तुम कह रहे हो तो कर देता हूं, कोई भी नोट नहीं करेगा। नोट करने का टाइम दिया जाएगा, है ना? अभी समझा रहा हूं तो समझो। अभी मैं समझा रहा हूं तुम नोट कर रहे हो, जब मैं नोट करवाऊंगा तब तुम क्या करोगे? नहीं समझ पाओगे तब, है ना? तो पहले समझो। लिखा हुआ किताबों में भी है, पिछले साल भी तो लिखा था। इसमें आ जाती है क्या? सहायक नलिकाएं। कौन सी आ जाएगी? सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां और बाह्य जननांग। अब आपको ध्यान से सुनना है। किससे सुनना है? ध्यान से। कि इसमें जो सहायक नलिकाएं होती हैं वो पता है कौन कौन सी होती हैं? उनको बोल दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब। कौन सी ट्यूब? उसको बोल दिया जाता है वेजाइना, उसको बोल दिया जाता है सर्विक्स, उसको बोल दिया जाता है यूट्रस। अंडवाहिनी, योनि, ग्रीवा और गर्भाशय सहायक ग्रंथियों में आ जाती है। वो वाली कौन सी वाली? बार्टोलिन ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? बार्टोलिन ग्रंथि। एक नाम आपको याद आ रहा होगा, बल्बो यूरेथ्रल, उसी की जैसी है। इसका नंबर भी कितना होता है? 2 होता है। अब हम बात करेंगे बाह्य जननांगों की। नर के कि मादा के? मादा के बाह्य जननांगों को सम्मिलित करके बोल दिया जाता है वल्वा। क्या बोल देंगे? वल्वा। हलवा नहीं, वल्वा। क्या बोलेंगे? वल्वा। और इस वल्वा में पता है आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? मैं बता देता हूँ। लेबिया मेजोरा। कौन सा? लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस के बाद में हाइमन और ईटीसी।
हाँ, ईटीसी का मतलब है इसके अलावा और भी, यहाँ पे तो वेस्टिब्यूल भी आ जाएगा ना, सारी इतनी जगह नहीं है, अपन बाद में एक साथ पढ़ो। तो देखो मादा जनन तंत्र को अपन ने दो भागों में विभाजित किया है, ईटीसी का मतलब इत्यादि, इसके अलावा और भी है। जब डिटेल में पढ़ाऊंगा सब बताऊंगा, एक एक का नाम बताऊंगा और एक एक का काम भी बताऊंगा। मादा जनन तंत्र, कौन सा जनन तंत्र है? मादा जनन तंत्र। जैसे हमने नर जनन तंत्र को दो भागों में विभाजित किया, क्या मादा को भी कर दे? कर दिया है। प्राथमिक जननांग और द्वितीयक जननांग। जैसे हमने नर में प्राथमिक जननांगों के बारे में लिखा था, ये कैसे होते हैं? मुख्य होते हैं। ये कैसे होते हैं? आवश्यक होते हैं। ये कैसे होते हैं? सहायक होते हैं। ये कैसे होते हैं? सहायक होते हैं। कैसे होते हैं? सहायक होते हैं। मुख्य जनन अंग में कौन सा आ जाता है? अंडाशय। नंबर कितना होता है? एक जोड़ी। अंडाशय नर में पाए जाते हैं कि मादा में पाए जाते हैं? नर में कि मादा में? मादा में। किसी एक ने नर बोला था गलती से, कोई बात नहीं है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में तीन चीजें, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और बाह्य जननांग। एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और बाह्य जननांग। तो इसमें आ जाती है फैलोपियन ट्यूब, इसी को ही ओविडक्ट भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? ओविडक्ट, वेजाइना, सर्विक्स, यूटरस। सहायक ग्रंथियों में आ जाती है बार्टुलिन ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? बार्टुलिन ग्रंथियां। नंबर में कितनी होती हैं? दो। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करके दो लिख दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। बाह्य जननांगों को मिलाकर के सम्मिलित करके क्या बोल दिया जाता है? वल्वा। क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे? वल्वा। कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमेन। समझ गए बात को? अब इधर देखो, कभी आपने पढ़ा तो वैसे सबने पढ़ी रखा पहले से कि जो गर्भाशय होता है, कौन होता है? गर्भाशय। गर्भाशय एक उल्टी नाशपाती के आकार की संरचना होती है। गर्भाशय जो होते हैं वो नंबर में एक होता है कि दो होता है? एक होता है। ठीक है। और इसकी तीन दीवारें पाई जाती है। कितनी दीवारें पाई जाती हैं? तीन दीवारें। तो मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ? डायग्राम बना रहा हूँ। किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो बातें करनी है क्या आपको? नहीं करनी है, चुपचाप से जो मैं बना रहा हूं उस पर ध्यान देना है। तो अब हम शुरू करेंगे कहां से? गर्भाशय से। जो गर्भाशय होता है इसकी कितनी दीवारें पाई जाती हैं? तीन दीवारें पाई जाती है। कितनी दीवारें पाई जाती हैं? तीन दीवारें पाई जाती है। कितनी दीवारें पाई जाती हैं? तीन दीवारें पाई जाती है। नोट अभी किसी को भी नहीं करना है ना, गलती हो जाएगी। तो गर्भाशय में कितनी दीवारें होती हैं भाई? तीन दीवारें होती हैं। कितनी दीवारें होती हैं? तीन दीवारें होती हैं। सबसे बाहर वाली जो दीवार होती है उसको बोल दिया जाता है पेरीमेट्रियम। क्या बोल दिया जाता है? पेरीमेट्रियम बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? पेरीमेट्रियम बोला जाता है। और जो बीच की दीवार होती है, कौन सी दीवार? बीच की दीवार, उसको बोल दिया जाता है मायोमेट्रियम। क्या बोल देंगे? मायोमेट्रियम। क्या बोल देंगे? मायोमेट्रियम बोल देंगे। और सबसे अंदर की जो दीवार होती है उसको क्या बोल देंगे? एंडोमेट्रियम बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एंडोमेट्रियम बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एंडोमेट्रियम। तो देखिए ये सबसे बाहर की दीवार है। कौन सी दीवार है? सबसे बाहर की दीवार है। सबसे बाहर की दीवार का नाम क्या है भाई? पेरीमेट्रियम। परिगर्भाशय। क्या बोलेंगे? परिगर्भाशय। और यह है बीच की दीवार। क्या है? बीच की दीवार है। इस बीच वाली दीवार का नाम होता है क्या? मायोमेट्रियम। क्या बोल देंगे? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर की जो दीवार होती है ना, कौन सी दीवार? सबसे अंदर की दीवार। सबसे अंदर की दीवार को बोल दिया जाता है एंडोमेट्रियम। 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 ये कौन सी दीवार है भाई? एंडोमेट्रियम। तो गर्भाशय की कितनी दीवार होती हैं? तीन दीवारें होती हैं। कितनी दीवार होती हैं? तीन दीवार होती हैं। ये और ये और ये पूरा के मिलाकर के क्या बोला जाता है? गर्भाशय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गर्भाशय बोला जाता है। बताइए ये वाली जो दीवार है वो कौन सी दीवार है?
पेरीमेट्रियम है। कौन सी है? पेरीमेट्रियम है। ये जो बीच की दीवार है इसका नाम क्या है? मायोमेट्रियम है। क्या है? मायोमेट्रियम है। और ये सबसे अंदर की जो दीवार है इसका नाम क्या है? एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम है। पेरी का मतलब होता है परिधि, परिधि मतलब सबसे बाहर वाली। मायो का मतलब होता है, मायो का मतलब होता है पेशी। मायोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल इज नोन एज मायोलॉजी। मायो का मतलब होता है पेशी। तो ये बीच का पेशियल स्तर होता है। और एंडो का मतलब होता है सबसे अंदर वाला, सबसे अंदर वाला। तो तीन लेयर कौन कौन सी है वापिस से बता दो भाई? पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और, ठीक है। अब हम बात कर देते हैं किसकी? फेलोपियन ट्यूब की। कर ले क्या? ठीक है। आपको ये देखो जो फेलोपियन ट्यूब है दिखाई दे रही है, ठीक है। अच्छा, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो इसमें अंडाशय मिलेंगे ना? कितने? दो। तो दो अंडाशय बना दूं? एक अंडाशय, दूसरा अंडाशय। इसकी जो साइज होती है 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो साइज होती है 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। अब एक बात बताओ, ये जो अंडाशय है उदर गुहा की दोनों साइड में पाया जाता है, उदर गुहा के दोनों साइड में पाया जाता है। तो क्या ये उदर गुहा में ऐसे का बीच में क्या फ्रीली मूव करेगा? क्या किसी ना किसी चीज से अटैच रहेगा ना? तो देखो मान के चलो ये क्या है? पेल्विक दीवार है। क्या है? उदर गुहा है। क्या है? उदर गुहा है। तो इससे अपन मान के चल रहे हैं ये पूरा क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये इसके साथ में ऐसे अटैच रहेगा ना? अरे फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उदर गुहा की दीवार के साथ में कैसा होना चाहिए? अटैच होना चाहिए। अब अटैच होने के लिए बीच में क्या लगा रखा है? लिगामेंट, स्नायु लगा रखा है, ठीक है। ये जो लिगामेंट होता है यहाँ पर, एक तो ये इसकी यूट्रस की जो दीवार है उससे जुड़ा हुआ रहता है, और एक ये पेल्विक दीवार से भी जुड़ा हुआ रहता है। तो पेल्विक से जो जुड़ा हुआ रहता है ना उसको बोल दिया जाता है क्या? ब्रॉड लिगामेंट। क्या बोल देंगे? ब्रॉड लिगामेंट। क्या बोल देंगे? ब्रॉड लिगामेंट। लिगामेंट मतलब किसी भी दो चीजों को कनेक्ट करने वाला। तो बताओ, पेल्विक दीवार, उदर गुहा और अंडाशय की जो दीवार होती है उसको जोड़ने वाले लिगामेंट का नाम क्या है? ब्रॉड लिगामेंट है। अब इधर देखो ये यूट्रस से भी तो जुड़ा हुआ है, तो यूट्रस और अंडाशय की जो दीवार होती है इसको जोड़ने वाले जो लिगामेंट होता है उसको ओवेरियन लिगामेंट बोला जाता है। कौन सा लिगामेंट बोलेंगे? ओवेरियन लिगामेंट बोलेंगे। कौन सा लिगामेंट बोलेंगे? अब देखो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, ये तो क्या है? अंडाशय है। अंडाशय में क्या बन के रिलीज हो जाते हैं? अंडाणु। अंडाणु भी कौन सा वाला? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। ये क्या है? एक कैविटी रहती है, मान के चलिए अपन ने यहाँ पे वो रिलीज हो गया है। अब बताओ जो सेकेंडरी oocyte है ये जाएगा कहाँ पे? फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। क्यों? निषेचन होने के लिए। निषेचन कहाँ पे होगा? फेलोपियन ट्यूब में होता है। तो देखो इधर ही क्या है? ये फेलोपियन ट्यूब है। इधर भी क्या है? ये फेलोपियन ट्यूब है। देखो चाहे इधर से रिलीज हो चाहे इधर से रिलीज हो, तो अपन एक साइड से रिलीज करवा देते हैं। मान के चल रहे हैं कि इधर से क्या हो जाएगा? सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा। अब ये सेकेंडरी oocyte किधर जाएगा? इस पार्ट में जाएगा, अंडवाहिनी में जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। तो होता क्या है कि ये जो नीचे तो क्या है? कैविटी है एक सीलोम, उसमें क्या है? ये जो अंडाणु है, कौन है? अंडाणु। ये घूमता रहता है, तैरता रहता है, और धीरे धीरे देखो मैंने यहाँ पे क्या लगाए हैं? ये अंगुलिनुमा प्रवर्ध लगाए हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये क्या है? मूव करते रहते हैं ऐसे ऐसे। अब इनके संपर्क में जैसे ये अंडाणु आया, क्या आया? अंडाणु आया, अंदर चला जाएगा। अंदर गया तो ये है फेलोपियन ट्यूब का अग्रभाग। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इनको फिम्बरी बोला जाता है, झालर। क्या? झालर। झालर से होते हुए वो कहाँ पे चला जाता है? इस अग्रभाग में चला जाता है, इस वाले में। इस भाग का नाम होता है इनफंडिबुलम। क्या होता है? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम से होते 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 एक पूरा पूरा पार्ट आ जाता है, और पूरा पूरा एम्पुला। तो ये एम्पुला में आ गया। एम्पुला से होते हुए फिर एक सकरा पार्ट आ जाता है, ये एम्पुला है। उसके बाद में एक नैरो सकरा पार्ट आ जाता है, इसको बोल दिया जाता है स्टमस। और स्टमस फिर ज्वाइन कर देता है किसको? यूट्रस के साथ में। किसके साथ में? यूट्रस के साथ में। तो बताओ ये क्या है? फिम्बरी झालर है। एक बार बोलोगे तो भी झालर ही रहेगा, 10 बार बोलोगे तो भी झालर ही रहेगा, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको बोल दिया जाता है इनफंडिबुलम। क्या बोलेंगे? इनफंडिबुलम। क्या बोलेंगे? इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम फिर कौन से वाले पार्ट में ओपन हो जाएगा? फूले हुए पार्ट में, और फूला फूला एम्पुला।
और ये जो एम्फुला है वो किसमें ओपन हो जाएगा? इस्थमस में। किसमें? इस्थमस में। किसमें? इस्थमस में। और इन तीनों को मिला करके ही तो हम क्या बोल देते हैं? फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। बताइए फैलोपियन ट्यूब कितनी होती हैं? 2 होती हैं, एक इधर और एक उधर। हो गया? तो गर्भाशय वाला समझ में आया? गर्भाशय की 3 दीवारें होती हैं। फैलोपियन ट्यूब के भी 3 पार्ट होते हैं। अंडाशय कितने होते हैं? 2 होते हैं, साइज में 2 से 4 सेंटीमीटर होते हैं और उधर गुहा के दोनों साइड में पाए जाते हैं ना, निचले भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को बोल दिया जाता है सर्विक्स। क्या बोल दिया जाता है? सर्विक्स, ग्रीवा, है ना। और सर्विक्स की जस्ट नीचे जो पार्ट पाया जाता है उसको बोल दिया जाता है वेजाइना। क्या बोल देंगे? वेजाइना। और वेजाइना के जो ये जो आपको 2 ग्रंथियां पाई जाती है ना, इनको बोल दिया जाता है कौन सी ग्रंथि? बार्टोलिन। कितनी होती हैं? और इसके नीचे का जो पार्ट होता है इसको बोल दिया जाता है क्या? वेस्टिब्यूल। क्या बोल देंगे? वेस्टिब्यूल। अब आपसे कोई पूछे, कोई तो क्या पूछेगा, मैं ही पूछ लेता हूं कि यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब से क्या आ रहा है? अंडाणु आ रहा है। कौन आ रहा है? अंडाणु आ रहा है। और इधर वेजाइना से होते हुए कौन आएगा? शुक्राणु आएगा। कौन आएगा? शुक्राणु आएगा। इधर से शुक्राणु आ रहा है, उधर से अंडाणु आ रहा है। आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो इधर से कौन आ रहा है? शुक्राणु। इधर से कौन आ रहा है? अब बताओ शुक्राणु इधर वाली में जाएगा कि उधर वाली में जाएगा? दोनों में जाएगा। क्यों? क्योंकि शुक्राणु के आंखें नहीं है, तो वो देख नहीं सकता कि किधर जाना है, तो वो इधर वाले में भी जाएगा और इधर वाले में जाएगा। और आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि 1 महीने में एक साइड की जो ओवरी होती है, एक साइड का जो अंडाशय है वो अंडाणु रिलीज करता है। तो अपन मान लेते हैं कि इस बार के में कौन सा रिलीज हो रहा है? इधर की साइड से रिलीज हो रहा है। तो देखो आधे शुक्राणु तो कुछ शुक्राणु तो इधर चले गए, अब जो इधर गए वो तो कोई काम के नहीं है, पछताएंगे जा करके, कोई बात नहीं है। अब लेकिन जो इधर जाएंगे क्या वो सबको मौका मिलेगा उससे मिलने का? नहीं मिलेगा, किसी एक को मौका मिलेगा। और वो जो एक है वो ऐसा होना चाहिए उन 200 से 300 मिलियन शुक्राणुओं में से 60% की कैटेगरी में आना चाहिए, जो कि कैसे थे? नॉर्मल शेप और साइज के थे। उनमें से भी 40% कैसे थे? तेज धावक थे ना, चीता की रफ्तार वाले होने चाहिए, तभी जाकर के वहां पे मिलेगा। और इनका जो मिलान बिंदु है, हाँ बात कर लो तुम, पहले पढ़ाई तो होती रहेगी। क्या? हाँ मैंने भी यही कहा था, कैलकुलेशन तो करनी, क्या मैंने लिखवाई दिया है तो। हाँ तो बताओ इनका जो मिलान बिंदु है दोनों के दोनों कहाँ पे मिलेंगे? कैलकुलेशन जब करोगे, जब मैं नहीं बताऊंगा, जो चीज बताती उसको क्या कैलकुलेट कर रहे हो? अब तो आंसर बताना सीधा आया तो था, 40% आंसर दिया होगा तुमने। फिर ये है बोला किसको? अरे उसको पता है करके आया वो सही। ये देखो ये जो एम्पुला है, कौन है? एम्पुला है, ठीक है पता लग जाएगा। ये जो एम्पुला है, अब इनका जो मिलेगा स्पर्म और ओवम कहाँ पे मिलने चाहिए? हाँ सेकंड टू साइड, जिसको पहले ओवम ही था वो अभी चेंज कर दिया है, तो वो कहाँ पे मिलेंगे दोनों? इस वाले भाग में कि उस वाले भाग में? एम्पुला में मिलेंगे। कहा है इधर क्यों नहीं मिल रहे? हाँ क्योंकि यहाँ पे क्या है, जगह ज्यादा है, जगह ज्यादा है, तो भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है, आराम से मिल सकते हैं। तो आराम से मिलेंगे तो बताओ निषेचन कहाँ पे हो गया? एम्पुला वाले भाग में आ गया। कई बार क्या भी बोल दिया जाता है कि इस्थमस और एम्पुला के संधि स्थल पर, तो संधि स्थल इधर ही तो है बीच में। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या बन जाएगा? अरे मिल गए तो मिलने के बाद में जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद में मोरुला बनेगा, मोरुला के बाद में कोरक कुटी बनेगी। अरे बनेगी क्या? कोरक कुटी आएगी इधर से घूमते 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 कहाँ पे? गर्भाशय में। और गर्भाशय में बताओ कौन सी दीवार के साथ में अटैच हो जाएगा? सबसे
अंदर वाली के साथ में सबसे अंदर वाली बताओ किधर है? ये है कि ये है कि ये है? ये वाली कौन सी? 1 2 3 बताओ। 1 2 3 1 वाली है। अब एक बात बताओ, ये भी इधर भी एंडोमेट्रियम है, इधर भी एंडोमेट्रियम है, इधर भी एंडोमेट्रियम है, कौन सी वाली से चिपकेगा? सोच के बताना, थोड़ा सा क्रिटिकल डाउट है। अरे ये भी एंडोमेट्रियम है, ये भी एंडोमेट्रियम है और ये भी एंडोमेट्रियम है, तो हमारा जो कोरक कोटि है वो किधर वाली से अटैच होगा? क्या बोलती पब्लिक? राइट, लेफ्ट या ऊपर? इधर की इधर की इधर? 1 2 और 3? किसी के साथ में भी अटैच हो सकता है, वो किसी के साथ में भी अटैच हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चांस होते हैं वो किधर से होते हैं? या तो इधर या फिर इधर। ठीक है, किसी के साथ में भी अटैच हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो किधर होती है? इधर वाले, क्योंकि इधर से तो वो आ ही जाता है। अब हो गया यहाँ पे क्या, वो आ गया है इम्प्लांटेशन, बोले तो अंतरोपण हो गया। क्या हो गया? अंतरोपण हो गया। हो गया अंतरोपण, हो गया अंतरोपण। अब कभी आपने सुना होगा कि जो शुक्राणु होते हैं, कौन होते हैं? शुक्राणु, वो जिंदा रहने के लिए कैसा माध्यम चाहिए? क्षारीय माध्यम चाहिए। फिर आपने ये भी सुना होगा कि जो वेजाइना होती है, जो योनि होती है, उसका जो माध्यम होता है अम्लीय होता है। तो मैं आपको एक खास बात बता देता हूँ कि जो वेजाइना है वो एक ग्रंथि नहीं है। क्या नहीं है? एक ग्रंथि नहीं है, उसमें कोई भी ग्रंथि नहीं पाई जाती है। और बिना ग्रंथि के बताओ कुछ ना कुछ रिलीज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो बताओ ये फ्री है, वेजाइना का जो पीएच है वो अम्लीय किसने बना दिया? किसकी वजह से हो गया है? क्योंकि ये में तो कोई ग्रंथि ही नहीं है। सेमेनल फ्लूइड इसमें पहले कहाँ से आ जाएगा? वो तो उधर मेल में है, बाद में नहीं, पहले भी ऐसे ही रहता है अम्लीय भी। अरे क्वेश्चन क्या है वो समझ में आया आपको? भाई शुक्राणु को जिंदा रहने के लिए क्षारीय माध्यम चाहिए, लेकिन अपन बोलते हैं कि जो वेजाइना है इसका पीएच तो अम्लीय होता है, और जो वेजाइना मैं बता देता हूँ उसमें कोई भी ग्रंथि नहीं पाई जाती है, तो बिना ग्रंथि के कैसे रिलीज कर पा रही है? मतलब बिना ग्रंथि के इसका माध्यम अम्लीय कैसे हो गया है? बार्थोलिन ग्लैंड की वजह से नहीं हुआ है। बार्थोलिन ग्लैंड अगर रिलीज करेगी भी तो बताओ उसका सीक्रेशन ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? गुरुत्वाकर्षण नाम की भी तो कोई चीज होती है। अरे सोच के बोलो ना भाई, ग्रंथि तो इधर है, वेजाइना ऊपर है, तो सीक्रेशन ऊपर कैसे चला जाएगा? इसी रीजन से तो मैंने बताया कि जो ब्लास्टोसिस्ट है उसका भी जो अटैचमेंट है वो ज्यादातर इधर क्यों होता है? क्योंकि नीचे ही तो आएगा। ग्रेविटी नाम की भी तो कोई चीज होती है, तो बताओ ना। फिर नहीं पता है तो मना कर दो। ठीक है, तो मैं बता दूं फिर। देखो ये जो सर्विक्स है, कौन है? सर्विक्स। इसमें आपको ये ऐसे वलन दिखाई दे रहे हैं, इन वलन को, इन फोल्डिंग को बोला जाता है आर्बर बीटे यूटेराई। क्या बोला जाता है? आर्बर बीटे यूटेराई। ये क्या रिलीज करते हैं? ग्लाइकोजन। क्या रिलीज करेंगे? ग्लाइकोजन। अब बताओ कोई ना कोई चीज यहाँ से रिलीज होगी तो नीचे जाएगी कि ऊपर? नीचे। और नीचे तो क्या है? वेजाइना। और वेजाइना में पाए जाते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB। वो क्या कर देते हैं? इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करवा देते हैं लैक्टिक एसिड में। किसमें? लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड का नेचर कैसा है? एसिडिक बेसिक। नाम में ही एसिड आ रहा है तो सोचने की बात है कि कोई नहीं है, तो क्या ऐसा हो जाएगा माध्यम? अम्लीय है। और अम्लीय माध्यम को अब बताओ, जब शुक्राणु आएगा तो वो तो इधर से ही आ रहा है, और माध्यम कैसा है? अम्लीय है। शुक्राणु मरेंगे कि जिंदा रहेंगे? तो इस माध्यम को क्षारीय करना पड़ेगा क्या? कौन करेगा? बार्थोलिन ग्लैंड करेगी। बार्थोलिन ग्लैंड का मैंने क्या बोला था कि वही काम होता है जो उधर कौन कर रहा था? बल्बोयूरेथ्रल। तो बल्बोयूरेथ्रल के दो काम बताए थे मैंने, एक तो क्या है? मूत्र मार्ग की अम्लीयता को नष्ट करना, और दूसरा लुब्रिकेशन करना। तो इसका भी वही काम है, इसलिए इनको बोला जाता है क्या कि बार्थोलिन और बल्बोयूरेथ्रल एक दूसरे के समजात होते हैं। आपने कभी नाम सुना होगा, एक होता है समजात और एक होता है समवृद्धि। समजात का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति समान है और कार्य
लेकिन कार्य तो दोनों का एक ही आया, फिर भी समझाते नहीं। कैसे हो जाएगा? मैं बोल रहा हूँ कि समझाते है। अरे समझाते है और तुम बोल रहे हो समझाते, तो उनकी उत्पत्ति समान होनी चाहिए और कार्य भिन्न भिन्न होने चाहिए। यही पढ़ा होगा तुमने। अरे यही पढ़ा ना, तो फिर इसको मैंने कैसे समझा के बोल दिया? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, मैं गलत नहीं बोलता हूँ, तुमने गलत पढ़ रखा है। क्योंकि समझात में कार्य भिन्न हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। एनसीईआरटी में जो दोनों एग्जांपल दे रखे हैं ना, एक ऐसा दे रखा है जिसके कार्य अलग अलग है और एक कैसा दे रखा है जिसके कार्य है एक है। मैं बता देता हूँ, एनिमल में तो उसने दे रखा है ये अग्रपाद वाला, चीता में, ब्लू व्हेल में, घोड़े में, मानव में। और दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है उसके कांटे, बोगनविलिया के कांटे और प्रतान किसका? कुकुरबिटेसी का। एक एनिमल वाला और एक प्लांट वाला है। तो समझात में क्या होता है? कार्य उत्पत्ति तो हमेशा हमेशा समान होनी चाहिए, लेकिन कार्य समान हो भी सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तो ये कौन से वाले का एग्जांपल हो गया? है तो समझाती है, लेकिन कार्य भी अलग एक ही है। तो कार्य एक समान हो भी सकता है और अलग अलग हो सकता है। जो समवृद्धि होता है ना, उसमें हमेशा हमेशा कार्य समान होना चाहिए, उत्पत्ति अलग अलग होनी चाहिए। तो तुमने कौन सा सुन रखा है, कौन सा पढ़ रखा है कि जिसके कार्य अलग अलग होते हैं? ये बात आपको नहीं पता है। मैं गलत नहीं बताऊंगा, भरोसा रखो। जरूरी नहीं है तुमने पढ़ा नहीं तो मास्टर ने गलत बता दिया है। तुम्हारा तो क्या मुंह हिला देते हो कि सर गलत बता रहे हो, है ना? तो ये देखो, वापस से शुरू कर दूं क्या एक बार इसको? बताइए, मादा जनन तंत्र में प्राथमिक जनन अंग भी होते हैं और द्वितीय जनन अंग भी होते हैं। प्राथमिक जनन अंग में आ जाता है अंडाशय, 2 होते हैं। कितने होते हैं? और उदर गुहा के निचले हिस्से में दोनों साइड पे पाए जाते हैं। साइज होती है 2 से 4 सेंटीमीटर की। क्या रिलीज होता है इनसे? सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ये खत्म हो गई बात किसके बारे में? अंडाशय। तो गर्भाशय जो होते हैं, एक होता है उल्टी नाशपाती के आकार का होता है। 3 दीवारें पाई जाती है। सबसे बाहर के नाम पेरीमेट्रियम, सबसे अंदर के नाम एंडोमेट्रियम और दोनों के बीच में मायोमेट्रियम। कभी आपने सुना है गर्भाशय को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? यूट्रस बोला जाता है। क्या बस यूट्रस ही बोलते हैं एक ही? और कोई नाम? बच्चादानी, वो हिंदी में हो गया है। और भी नाम होते हैं। कभी आपने नाम सुना है बॉम्ब? बॉम्बे भी बोला जाता है, WOMB बॉम्बे भी बोला जाता है। इसी का ही नाम होता है हिस्ट्रा। कभी आपने नाम सुना है वेसेक्टोमी? वेसेक्टोमी क्या होता है? वाइज डिफरेंस को कट कर देना। कभी आपने नाम सुना है ट्यूबेक्टोमी? क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब को हटा देना। कभी आपने नाम सुना ऑर्किडेक्टोमी? टेस्टिस को हटा देना। वैसे एक और नाम होता है हिस्टेरेक्टोमी, यूट्रस को हटा देना। कई बार क्या आपने सुना होगा ना, किसी की बच्चादानी खराब हो जाती है, मतलब यूट्रस खराब हो जाता है, तो उसको रिमूव कर दिया जाता है, तो वो क्या होती है? हिस्टेरेक्टोमी। तो यूट्रस का ही नाम होता है गुम्ब, यूट्रस का ही नाम होता है यूट्रस, यूट्रस का ही नाम होता है हिस्ट्रा। और एक और नाम बता देता हूँ आजकल, कभी और नाम सुना है क्या तुमने? ये देखो, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, तीनों में क्या चीज कॉमन आ रही है? मेट्रियम। तो यूट्रस को ही बोला जाता है मेट्रियम। यूट्रस का वो वाला भाग जो सबसे बाहर, पेरी मतलब पेरी का नाम सुना होगा, परिधि पे। परिधि अंदर होती है कि बाहर होती है? बाहर ही तो होती है ना। तो पेरीमेट्रियम हो गया है। मायो मतलब मसल्स, मायो मतलब मसल। सबसे मस्कुलर लेयर कौन सी होती है? बीच वाली होती है, तो मायोमेट्रियम। और एंडो, एंडो मतलब सबसे अंदर है, एंडो मतलब अंदर, मेट्रियम मतलब गर्भाशय, गर्भाशय की कौन सी वाली दीवार? अंदर वाली दीवार, एंडोमेट्रियम। नाम को तोड़ो वापिस से जोड़ो, मतलब अपने आप बताएगा वो। अपन क्या रखने में रहते हैं? रखने में, रखना नहीं है। नाम को तोड़ो और वापिस से जोड़ो, तो खुद बोलेगा कि मैं ये कहना चाहता हूँ। अरे बोल रहा है क्या? पेरी का मतलब परिधि, मेट्रियम का मतलब गर्भाशय, गर्भाशय की कौन सी लेयर? एंडो का मतलब सबसे अंदर, मेट्रियम का मतलब गर्भाशय, गर्भाशय की कौन सी लेयर? मायो का मतलब मसल्स। अगर मैं आपसे पूछ लूं क्या कि गर्भाशय की कौन सी लेयर होती है जिसमें पेशियां पाई जाती हैं? बोल दोगे ना। गर्भाशय की कौन सी लेयर होती है जो सबसे बाहर पाई जाती है? गर्भाशय की कौन सी लेयर होती है जिस पर इम्प्लांटेशन होता है? एंडोमेट्रियम। कोई दिक्कत? करो नोट। या फिर और बता देते हैं, थोड़ा सा और बता देता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ, एक साथ नोट कर लेना फिर। अब अपन बात करते हैं शुरू से इसकी अंडाशय की।
अंडाशय का नंबर होता है कितना? एक जोड़ी। कितना होता है? प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। उदर गुहा के मतलब निचली उदर गुहा के दोनों साइड में एक एक पाए जाते हैं। लिख दूं हिंदी में कि चल जाएगा काम? चला लोगे? ठीक है। अंडाशय, कौन? अंडाशय की साइड, अंडाशय में क्या बनते हैं, क्या रिलीज होते हैं? अरे देखो, अंडाशय जो है, अरे अंडाशय जो है वो प्राथमिक जननांग है कि सेकेंडरी? प्राथमिक है। प्राथमिक जननांगों के दो काम पता होंगे आपको, एक तो क्या युग्मकों का निर्माण करना और दूसरा क्या सेक्स हार्मोन। तो वो लिख दूं क्या है कि अंडाशय इज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अरे बोल दूं क्या? बोल तो दिया है। बताओ इसमें क्या बनेंगे? युग्मकों का निर्माण करना। किसका? तो इसके युग्मकों को क्या बोल देंगे अपन? ओवम। क्या बोल देंगे? ओवम अंडाणु। ठीक है। और दूसरा काम क्या है इसका? लैंगिक हार्मोन का। यही होता है ना? तो यही होता है ना। तो देखो, अच्छा दो बात और बताई थी मैंने लिगामेंट कि जो अंडाशय है वो गर्भाशय की दीवार से भी जुड़ा हुआ रहता है। किससे? लिगामेंट की सहायता से। तो दो लिगामेंट के नाम है, आपको बता देता हूं मैं। एनसीईआरटी ने लिगामेंट का नाम नहीं दे रखा है, बस लिगामेंट दे रखा है कि लिगामेंट की सहायता से जुड़ा हुआ रहता है। तो नाम मत ढूंढना, नाम मैं बता रहा हूं। अंडाशय किसके साथ में जुड़ा हुआ है? गर्भाशयी दीवार से। और अंडाशय किसकी दीवार से? उदरीय गुहा, उदरीय दीवार से, पेल्विक वॉल। ये श्रोणि वृत्ति कर लेते हैं इसको। पेल्विक वॉल से। यहाँ पे कौन सा लिगामेंट आ जाएगा? इधर जो लिगामेंट होता है अंडाशय और गर्भाशय दीवार का, उसको बोला जाता है ओवेरियन लिगामेंट। क्या बोलेंगे? ओवेरियन लिगामेंट। क्या बोलेंगे? ओवेरियन लिगामेंट। और श्रोणि भाग से जो जुड़ा हुआ रहता है उसको ब्रॉड लिगामेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रॉड लिगामेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रॉड लिगामेंट। ये होता है बातें किसके बारे में? अंडाशय के बारे में। किसके बारे में? अंडाशय के बारे में। इसके बारे में और भी बातें होती है, लेकिन वो मैं कब बताऊंगा? जब अपन पुटकीय परिवर्तन के बारे में सुनेंगे, फोलिकुलर डेवलपमेंट के बारे में कि इसके अंदर कैसे कैसे क्या क्या होता है। जानना चाहते हो? बने रहो हमारे साथ। ये तो हो गया अंडाशय, प्राथमिक जननांग। अब द्वितीयक जननांग में अपन बात करते हैं किसकी? गर्भाशय की। कर लें क्या? दूसरा पॉइंट है गर्भाशय। देखो हिंदी में तो एक ही नाम है इसका, क्या? गर्भाशय। लेकिन इंग्लिश में देखते जाओ क्या क्या होता है। यूट्रस भी बोल सकते हैं, वोम्ब भी बोल सकते हैं, स्ट्रा भी बोल दिया जाता है, और मैट्रिन भी बोल दिया जाता है। अब बताओ जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है वही सबसे लास्ट में आ रहा है, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। और इसको आधे को तो ये पता ही नहीं रहता है कि इसको मैट्रियम बोलते थे, तो आपको पता होना चाहिए। बताओ कितनी दीवार होती है? अच्छा कैसा होता है ये? उल्टी नाशपति, इन्वर्टेड पियर शेप। क्या कर देती है? किसका नाश कर देती है? पति का नाश कर देती है, नाशपति। इन्वर्टेड पियर शेप होती है। कितनी दीवारें होती हैं? 3 दीवारें।
भाई अब ये तीनों दीवारें काम की है, ध्यान से सुनो इधर, बातें तो बाद में भी होती रहेगी। सबसे बाहर वाली दीवार का नाम क्या होता है? पेरीमेट्रियम। इसको बोला जाता है गर्भाशयी स्तर। कौन सा स्तर? तो मैं इसको बोल दूं सबसे बाहर वाली, बाहरी स्तर बोल देते हैं, ठीक है? अरे बोल दूं क्या? बोल। ये कैसा होता है? थिन, बोले तो पतला, पतला स्तर। दूसरा स्तर जो होता है उसको बोलेंगे मायोमेट्रियम। मायो, इसको बोला जाता है पेशी स्तर। कौन सा स्तर? पेशी स्तर। कहाँ पे मिलेगा? मध्य स्तर होता है। किससे मिलकर बना होता है? पेशियां उपस्थित होती हैं। होती हैं क्या? अब इसका काम क्या होता है भाई? कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन भी हल्के फुल्के नहीं, तीव्र, तेज। कब? पार्टुरेशन। पार्टुरेशन क्या होता है? प्रसव प्रक्रिया के दौरान इस लेयर में क्या होते हैं? तीव्र संकुचन होते हैं। प्रसव को बोला जाता है पार्चुरेशन। प्रसव के दौरान, किसके दौरान? इस स्तर में। किस स्तर में? इसका किसका नाम तो बोलो? मायोमेट्रियम में क्या होते हैं? संकुचन। कैसे? तीव्र। अब तीसरा स्तर है, स्तर नंबर तीसरा। नाम बोलो, नाम। एंडो, एंडो बोल देंगे। अंत गर्भाशयी स्तर। अंदर मिलेगा कि बाहर? सबसे अंदर की सबसे अंदर? सबसे अंदर वाला स्तर। क्या होगा इसमें? ठीक है। और एक तो क्या हो गया? अंतन रोपण का स्थल है ये। और इसमें, किसमें? इसमें किसमें? एंडोमेट्रियम में। इस स्तर में मासिक चक्र के दौरान, कौन से चक्र के दौरान? चक्रीय परिवर्तन। कैसे? देखो इससे रिलेटेड ये बात है कि आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जब हर महीने, कौन से महीने? हर महीने अंडाशय से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। क्या होता है? अंडाशय से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। तो ये गर्भाशय का जो अंतःस्तर होता है ना, इसकी जो लेयर होती है अभी तो कैसी रहती है? थिन रहती है। तो जब ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होता रहता है तो इसकी जो लेयर होती है वो क्या हो जाती है? थिकनेस बढ़ जाती है, उसकी मोटाई बढ़ जाती है, ताकि इम्प्लांटेशन अच्छे से हो पाए। अब एक बात बताओ, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है या फिर इसमें परिवर्तन चल रहा है, कोशिकाओं का परिवर्तन चल रहा है, तो इसको, किसको? एंडोमेट्रियम को ये तो पता है नहीं कि इस शुक्राणु आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ये क्या मान के चलता है कि आ जाए तो, आ जाए तो, आ जाए तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन कहाँ पे होगा? इस पे ही तो होगा। इसकी लेयर ही पतली है तो ये क्या कर देता है? मोटी लेयर बनवा देता है। अब एक बात बताओ, लेयर बन गई है मोटी और शुक्राणु आया ही नहीं, निषेचन हुआ ही नहीं, जाइगोट बना ही नहीं, मोरूला बना ही नहीं, ब्लास्टोसिस्ट बना ही नहीं, इम्प्लांटेशन हुआ ही नहीं, प्रेगनेंसी हुई नहीं, बच्चा पैदा हुआ ही नहीं, मानव जन्म हुआ ही नहीं। करना क्या था?
मानव जन्म करना था। तो बताओ इसकी जो थिकनेस जो बढ़ाई थी इसने, उसका कोई मतलब निकला? क्या करेगा ये? टूट जाएगा। तो जब भी निषेचन नहीं होता है तो बताओ निषेचन किसका नहीं हुआ? सेकेंडरी ओसाइट का। इम्प्लांटेशन किस पे नहीं हुआ? एंडोमेट्रियम पे। अब जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो पता है कैसी लेयर होती है? संवहनीय लेयर होती है, ब्लड वेसल्स की सप्लाई पाई जाती है, इसलिए देखो मैंने रेड कलर में बनाई है, ब्लड वेसल्स की सप्लाई है। अब एक बात बताओ, कोई सा भी है जब अपने थोड़ा सा ही कट लग जाता है उसमें ही ब्लड निकलने लग जाता है, तो ये तो पूरी लेयर ही कैसी है? वेस्कुलर लेयर है। तो बताओ जब ये रप्चर होगी, जो मतलब इसने थिकनेस जो बढ़ाई थी ना, मान के चलो पहले कितनी थी? इतनी थी नॉर्मल जो रहती, अब कितनी होगा? इतनी। तो ये जो और बड़ी है वो बताओ टूटेगी कि नहीं टूटेगी? अरे टूटेगी ना। और वो टूटेगी तो बताओ ब्लड वेसल से वो भी रप्चर होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। तो बताओ वहां से ब्लीडिंग होगी कि नहीं होगी? तो जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है उसके साथ में ब्लड जो आता है वो किसकी वजह से आता है? एंडोमेट्रियम के रप्चर होने की वजह से आता है। और एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो क्यों ज्यादा हो जाती है? ताकि इम्प्लांटेशन हो पाए, और इम्प्लांटेशन नहीं हुआ। अच्छा, जो मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग है या फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल कब चलता है? जब फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं हुआ। हो जाएगा तो क्यों चलेगा? रुक जाएगा ना। क्यों रुकता है वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, इस स्तर में क्या होते हैं? मासिक चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन होते हैं। और ये जो स्तर होता है वो कैसा होता है? वेस्कुलर होता है। कैसा होता है? वेस्कुलर मतलब संवहनीय है। मतलब कि ब्लड वेसल्स की रक्त की आपूर्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। समझ जाओगे वेस्कुलर का मतलब? लिख देता हूं, क्या मिलेगा? रक्त की आपूर्ति। और दूसरी बात, वेस्कुलर तो होती है, और कैसी होती है ये? ग्लैंडुलर होती है, मतलब ग्रंथिल होती है। पता है क्या होता है जब इम्प्लांटेशन होगा ना? अब एक बात बताओ, इम्प्लांटेशन हुआ इधर किसका? ब्लास्टोसिस्ट का। तो वो नीचे भी तो खिसक खिसक के आ सकता है भाई। जब स्टार्टिंग होती है तब तो इसका साइज भी छोटा ही रहता है ना, तो वो पता लगे इधर आ गया। रुकना कहाँ पे चाहिए? इधर। इधर रोकने का काम किसका होता है? जो ग्रैंडुलर पार्ट है ना, ग्रैंडुलर पार्ट, वो क्या है? कुछ चिपचिपा म्यूकस रिलीज करती है जिससे कि क्या वो अच्छे से चिपक पाए, वरना पता लगे इधर आ गया सर्विस, क्योंकि साइज छोटी है अभी तो यहाँ पे चिपकने का काम कौन करवाती है? ग्लैंडुलर रिसर्च करवाती है। और इससे इसका जो स्तर है उसको भी क्या बना देती है? चिपचिपा। कैसा? चिपचिपा बना देती है। तो अंडाशय का समझ में आ गया आपको। फिर अपन ने बात करी किसकी? गर्भाशय की। अब तीसरी बात कर लेता हूं मैं, अंडवाहिनी की। लिख लेना ना लोग, टाइम में नहीं है क्या? लिख लो भाई, लिख लो। तो मैं तो ऐसा लग रहा है कि मैं इसको घर पे लेके चला जाऊंगा। लिख लो।